चलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आई हूँ इतिहास को जानूं की श्रृंखला में एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, किस शिक्षा का केंद्र था, कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी, उसके लाइब्रेरी के बारे में, बख्तियार खिलजी के बारे में, और इन सभी रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में नालंदा की स्थिति क्या है, इन सभी पे बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जो पहला है कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या है। मैं आपको बताते चलूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया हुआ था। ठीक है। और इवन कुछ तथ्यों से तो ये भी पता चल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय बनने के पहले वहां पे उससे पहले भी शिक्षाएं होती थी। कई सारे जैन मंदिर भी मिले हुए, कक्ष मिले हुए, मंदिर नहीं, छोटे छोटे कक्ष मिले हुए जहाँ पे जैन धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी। और कई सारे बौद्ध धर्म के लिए भी कक्षाएं थी, लगभग 7 पाई गई हैं खुदाई के दरमियान, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का केंद्र हुआ करता था। तो यूं कह सकते हैं कि पहले से ही इसका ऐतिहासिक स्थल रहा है शिक्षा के केंद्र में। अगर हम विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करें या विश्वविद्यालय की बात करें, तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो है तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है। और भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वो है नालंदा, जो कि बिहार में नालंदा में है। ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो शासक कौन है, बनवाया कौन है इसको? रामगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का शासक है रामगुप्त, उसने इसको स्थापित कराया। कब कराया है? तो 415 से लेकर के और 455 के बीच का उसका टाइम पीरियड है। लगभग 416 ईस्वी के आसपास नालंदा बन के तैयार हुआ है। तो रामगुप्त, और इसका टाइम पीरियड क्या है? 415 से 415 से बोले थे 455 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। जब ये टाइम पीरियड हो गया तो ये कौन है? तो ये नालंदा का निर्माता है। ठीक है, नालंदा निर्माता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग को इजी हो समझने में। ठीक है, नालंदा के बनने का जो टाइम है उसको देख लेते हैं जरा कि नालंदा बना कब है। तो हम डैश करके लिखते हैं 416 से 418 ईस्वी के या 20 ईस्वी के बीच में माना जाता है। ये थोड़ा सा विवादास्पद है ये लाइन, मैं ये जरूर कहूंगी। नालंदा बन के तैयार हुआ और यहाँ पे अनेक धर्मों की, अनेक विद्याओं की शिक्षा, सिर्फ बौद्ध धर्म की नहीं बल्कि बौद्ध जैन दर्शन शास्त्र, गणित, इन सभी इसकी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों में चीन, तिब्बत, श्रीलंका, है ना, मैं लिख देती हूँ। तो शिक्षा किस किस भाषा में दी जाती थी, कौन कौन से इसके? तो जैन, बौद्ध, है ना, दर्शन शास्त्र, गणित, साहित्य, इन सभी इसके शिक्षा दी जाती थी, भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी, इन सब विषयों की पढ़ाई होती थी यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कहाँ कहाँ से विद्यार्थी आते थे इसे पढ़ने के लिए, तो मैंने अभी जैसा बताया कि चीन, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, है ना, इतनी जगहों से या इससे भी ज्यादा आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि नालंदा का इतिहास जो रहा वो काफी भव्य रहा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके इतिहास के विषय में और भी थोड़ा सा, अगर हम लोग गहरी की तरफ बढ़ते हैं, तो आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया क्यों था? क्या रीजन था जलाने का? बोला जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हेवनसोंग आया था, जिसने नालंदा की यात्रा की और लगभग 6 वर्षों तक नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया। उस समय नालंदा के जो कुलपति थे उनका नाम था सिलभद्र। हेवनसोंग ने अपने शिव की रचना में लिखा हुआ है, नालंदा का उल्लेख किया हुआ है। और हेवनसोंग ने लिखा हुआ है कि नालंदा में पढ़ना इतना आसान नहीं था, वहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम होता था। एंट्रेंस मतलब, हाँ बिल्कुल, प्रवेश परीक्षा होती थी जिसको कहा जाता है। और प्रवेश परीक्षा कैसे होती थी? जैसे मान लो वहां पे द्वारपाल जो होते थे ना, यानी वॉचमैन जो होते थे, वो प्रवेश परीक्षा लेते थे। जैसे कि आप गेट से इंटर हुए और 3 परीक्षाएं होती थी, 3 प्रवेश परीक्षाएं होती थी। गेट से इंटर हुए, वही गेट पे ही सवाल पूछा जाता था।
वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी भी थी नालंदा में, जो ऐसे पत्थर के सीमेंट वाले चबूतरे बने हुए थे, बच्चे उस पे सोते थे, और एक छोटा सा टेबल नुमा संरचना होती थी जहाँ कापी किताब रखने के काम आते थे। लैंप टेबल वगैरह की भी व्यवस्था दी गई थी, वहां पे बच्चे पढ़ाई करते थे। वहां पे जब बच्चे स्नान करते थे, धार्मिक स्नान जैसा तो नहीं था कुछ, लेकिन हाँ ज्ञानो सागर स्नान कहा जाता है उसको, कि जब बच्चे स्नान करते थे तो उनका एक ग्रुप बटा होता था, जैसे हम लोग आज के टाइम में जीडी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन, है ना, वैसे ही नालंदा में भी पढ़ाई होती थी कि बच्चों का ग्रुप बटा हुआ था, कि सात सात का, छह छह का, पांच पांच का, ऐसे ग्रुप हुआ करता था। और बच्चे जब स्नान भी करते थे तो आपस में उससे डिस्कशन करते थे, बात करते थे, और टीचर वहां खड़े होकर देखता रहता था कि कौन सा ग्रुप सही बता रहा है या कौन सा गलत। बोला जाता है कि नागार्जुन खुद इसमें दर्शन शास्त्र के शिक्षक थे। बिल्कुल, मैं उसी नागार्जुन की बात कर रही हूँ जिन्होंने सिद्धांत दिया हुआ था, जिनकी किताबें हैं बहुत सारी लिखी हुई। तो नागार्जुन खुद दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं इसमें, नालंदा विश्वविद्यालय में बोला जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय में 3 लाइब्रेरियां थी, ठीक है। नालंदा की लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं हम लोग। नालंदा में जो पुस्तकालय था, कितना था? 3 पुस्तकालय था, 3 था, ठीक है। तो पहले का नाम था रत्ना सागर, पहले वाले का एक का नाम था रत्ना सागर, दूसरे वाले का नाम था रत्नोदधि, रत्नोदधि, और तीसरे वाले का जो नाम रहेगा, तीसरे वाले का क्या नाम था? तीसरे वाले का नाम था रत्नरंजक, रत्नरंजक, ठीक है। तो रत्नरंजक 3 लाइब्रेरियां थी उसकी, और इन तीनों लाइब्रेरियों को मिला करके लगभग 90 लाख किताबें थी इसमें। कितनी? 90 लाख किताबें थी। इसीलिए जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया, उसे जला के खत्म किया, तो उस समय बोला जाता है कि 90 लाख किताबें 3 महीने तक लाइब्रेरी, किसी बुक में 6 महीने भी लिखता है, लेकिन ऑथेंटिक बुक जो है उसमें, जैसे बिहार के लिए सबसे अच्छी किताब जो है वो इम्तियाज अहमद की है, तो उसमें बताते हैं कि 90 लाख किताबें थी जो कि 3 महीने तक जलती रह गई थी लाइब्रेरी में। उसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी जली, नो डाउट इसमें। उसके अलावा बताया जाता है कि नालंदा का जो इतिहास रहा कि उसने जलाया क्यों बख्तियार खिलजी, रीजन क्या है उसके पीछे। जैसे कि तिब्बती विद्वान है धर्म स्वामी, वो लिखते हैं कि नालंदा में जैसे बोला जाता है कि बहुत ज्ञानी लोग रहते थे, और बख्तियार खिलजी जब भारत आया तो इन्वायरमेंट चेंज या जैसे भी उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी, बीमार रहने लगा था। बीमार रहने के क्रम में उसको ये होता है कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं, बहुत सारे वैद्य और डॉक्टर उसके इलाज करते हैं, बट बख्तियार खिलजी ठीक नहीं हो पाता है। तो फिर उसको पता चलता है कि नालंदा में एक है जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है ज्ञानी, और वो आपका इलाज कर सकते हैं। वो आते हैं और देखते हैं, तो वो कुछ जड़ी बूटियों को देते हैं बख्तियार खिलजी को लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, पीने के लिए। तो बख्तियार खिलजी बोलता है कि ये घास फूस और गंदी जड़ी बूटियां मैं नहीं ले सकता, ये मेरे बस की नहीं है, या जो भी उसको कड़वा लगता है, उसने इनकार कर दिया, ठीक है। लेकिन उसको तो ठीक करवाना था। तो बख्तियार खिलजी के जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, उनका ये था कि उन्होंने क्या किया कि बख्तियार खिलजी रूटीन के साथ रोज डेली नियम में कुरान पढ़ता था, ठीक है। और कुरान पढ़ता था, तो कुरान का एक नियम होता है कि आप जब भी पढ़ोगे ना, तो उसमें ऐसे उंगलियां रख के पढ़ी जाती है, इस तरह से लाइन बाय लाइन ऐसे उंगलियां रख के पढ़ी जाती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उनके सैनिकों ने बख्तियार खिलजी के कि उस जड़ी बूटी का जो लेप बनाया, और कुरान के एक एक लाइन पे उसे लेप कर दिया गया। और जब जब बख्तियार खिलजी उसको ऐसे पढ़ता था, तो इस उंगली के पोस्चर से धीरे धीरे बूटियां उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई। सोचो कितनी शक्तिशाली जड़ी बूटियां, और कितने ज्ञान रहे होंगे वो बौद्ध भिक्षुक जिन्होंने इस दवा को बनाया होगा। तो लेकर के और धीरे धीरे बख्तियार ठीक हो गया। जब बख्तियार ठीक हो गया, तो वो जाकर के मिलता है उस विद्वान से, और उनको बताता है कि मैं बिना तुम्हारी जड़ी बूटियों के ही ठीक हो गया, और ये चीजें। तो फिर उनके सिपाही भी और वो विद्वान भी, उनको इस बारे में बताया जाता है कि कुरान का लेप जो था वो लगाया गया था, और उस पे आपको पढ़ने की वजह से इसके थ्रू जो है आपने ऑब्जर्व किया है उस बूटी को, और तब ठीक हुई। इस बात के गुस्से के कारण आकर के जो है बख्तियार खिलजी, कि बिना मेरे परमिशन के, और इतने लोग यहाँ पे इस तरह के हैं कि बोले जाते कि उसने इसी गुस्से में आकर के, इसी बहस में आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, आग लगा दिया, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जल के खत्म हो गया पूरी तरह से। लेकिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति, स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद 2006 में नालंदा के भ्रमण पे होते हैं, ठीक है। और जब नालंदा के भ्रमण पे होते हैं, तो वो देखते हैं कि ये तो एक ऐतिहासिक धरोहर है, और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी इसका उल्लेख किया गया है कि किस तरह से इसे संभाल के रखना है। ये सारी चीजें थी जो कि सामने आई, ठीक है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि नालंदा का जो इतिहास अगर हम लोग देखें कि आखिर उन्होंने क्यों संरक्षित किया होगा, इसलिए नहीं कि ये शिक्षा केंद्र था, इसलिए कि इससे विदेश के लोग भी, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये सभी देश के लोग भी यहाँ पढ़ने आते थे। तो उसको संरक्षित करना आवश्यक था। कई सारे बड़े विद्वान भी रहे हैं जो कि यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए, जैसे फहियान, हेवन सॉन्ग, इनका नाम इत सिंह, इन सब का नाम आता है। तिब्बती धर्म स्वामिनी, उनका भी नाम आता है। तो कई सारे ऐसे रहे हैं जो यहाँ से शिक्षा को ग्रहण किए हैं और इसके बारे में अपनी किताबों में उल्लेख भी किए हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसे फिर से शुरू करने की बात कही गई और 2010 में नालंदा एक्ट पारित किया गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगली स्लाइड पर। कब? तो 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो है वो जाते हैं और नालंदा को शुरू करने की बात कहते हैं, इसके भ्रमण पे थे। वहीं अगर हम लोग बात करें तो 2010 में नालंदा एक्ट पारित हुआ। क्या हुआ? नालंदा एक्ट पारित हुआ और उस एक्ट के तहत नालंदा को दोबारा संचालित करने की बात कही गई। वर्ष 2016 में नालंदा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मैं आपको बताते चलूं एक और चीज कि वर्ष 2002 में बोध गया को, ठीक है, बोध गया को, यानी आज का जो गया जी है, यानी जो मंदिर है बोध गया का, उसे भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, उसे भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। वर्तमान समय में जैसे कि अशोक के रामपुरवा, लौरियानंदगढ़, इन सबों को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ये बिहार का तीसरा स्थल है जिसे यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये चीजें ध्यान में रखना आप लोग। उसके अलावा नालंदा का इतिहास हम लोग देखें। उसके अलावा जो है कि बालपुत्र देव थे जावा के शासक, उन्होंने नालंदा को संचालित करने के लिए और उसमें हॉस्टल की व्यवस्था देने के लिए अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से और स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त ने इसकी अनुमति भी दी थी और चलता था। नालंदा का खर्च कहाँ से चलता था? नालंदा का खर्च के लिए 200 गांव को दान में दिया गया था। बाद में धर्मपाल आएगा, देवपाल भी आएंगे, पाल वंश के शासक, उन्होंने योगदान दिया नालंदा को और विस्तारित करने में, इसको शिक्षा और ये करने में। ठीक है, और नालंदा में हीनयान और महायान दोनों के साथ शिक्षाएं दी जाती थी। दोनों धर्म से ज्यादातर हीनयान से ही प्रेरित था। तो ये हमने देखा ऑल ओवर कि नालंदा का इतिहास क्या था, किस तरह से नालंदा बना और किस तरह से समाप्त हुआ, किन किन लोगों का कैसा योगदान रहा, इन सभी चीजों पर चर्चाएं की। इसी के साथ थैंक यू। फिर मिलूंगी अगले टॉपिक में, अगली सीरीज में, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।